नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ, बल्कि यूं कहूं कि हर गुजरते घंटे के साथ एक नई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चारों तरफ से फंसे हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध विराम की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने बिल्कुल मना कर दिया है और अब फंसे हुए ट्रंप उसका ठीकरा अपने ही रक्षा मंत्री यानी अमेरिका के रक्षा मंत्री पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है उसकी बात तो मैं बाद में करूंगा, उससे पहले देश के अंदर क्या हो रहा है उसकी बात करने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। क्या देश पर एक बड़ा आर्थिक खतरा मंडरा रहा है? क्या देश में एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है? क्या देश की सुरक्षा व्यवस्था को एक बड़ा खतरा चोट पहुंचाने जा रहा है? और सबसे बड़ी बात कि क्या इस देश में कोरोना जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं? इस बार इस देश को खतरा देश के अंदर से है या देश के बाहर से है? कहां से कौन सा बड़ा खतरा है कि अचानक सरकार के हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की भाषा बदलती हुई नजर आ रही है और अब तमाम राजनीतिक दलों से सहयोग करने की गुहार लगाती हुई देश की नरेंद्र मोदी सरकार नजर आ रही है? क्या हुआ है पिछले कुछ घंटों के दौरान, ये बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एक एक करके तमाम जानकारी आपके सामने रखूंगा। बात को पूरा समझना हो तो इस स्टोरी में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बल्कि मैं यूं कहूं कि मोदी सरकार ने आखिरकार एक सर्वदलीय बैठक बुला ली है। 3 सप्ताह बाद ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि 25 मार्च यानी कल यानी बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है और हमें यह बताया जा रहा है कि इस सर्वदलीय बैठक में ईरान संकट से उपजे हालात पर चर्चा की जाएगी। पश्चिम एशिया में जो चल रहा घमासान है, अमेरिका और इजराइल जिस तरह से ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर चुके थे 28 फरवरी को, अब जाकर 25 मार्च को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने जा रही है। पहले जब ये सवाल उठा 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्च को, तो हमें यह बताया गया कि भारत को दूसरे की फटी में टांग क्यों अड़ाना चाहिए। भक्तों की एक पूरी लॉबी सामने आ गई थी, बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार सामने आ गए थे कि भैया लड़ाई तो ईरान में हो रही है, इजराइल और ईरान आमने सामने हैं, अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, तो भारत को इस मामले में क्यों उतरना चाहिए। हमने तब भी कहा था कि यह संकट बहुत गहरा है, यह वैश्विक समस्या है और भारत पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। सरकार तो उस समय सचेत नहीं हुई, सरकार ने उस समय एक तरह से खिल्ली उड़ा दी, लगातार वो इस मुद्दे को टालते रहे, यहां तक कि सदन के अंदर चर्चा तक न करवानी पड़े। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सो मोटो एक तरह से बयान दिलवा दिया संसद के दोनों सदनों में। संसदीय परंपरा और नियमों का किस तरह से दुरुपयोग किया गया उसकी एक वानगी थी। जबकि सदन के अंदर अगर चर्चा होती, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अगर चर्चा होती, तो कई सारी बातें साफ होती और कई तरह के नए रास्ते निकलकर सामने आते। लेकिन उस समय सरकार ने इसको तवज्जो नहीं दिया और अब बुधवार शाम को 5 बजे जो बताया जा रहा है हमें कि बुधवार शाम को सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। सरकार की तरफ से इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, यह देखने वाली बात होगी। यह बहुत दिलचस्प बात होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठकों में एक तरह से जाना छोड़ दिया है। उम्मीद करते हैं कि कल की सर्वदलीय बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या गृह मंत्री अमित शाह या स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर इस सर्वदलीय बैठक की जिम्मेदारी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें सब कुछ सही तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को बताना चाहिए, उनका सहयोग समर्थन लेना चाहिए और उनके सुझाव भी लेने चाहिए। अगर उनके सुझाव उनको लगे कि कारगर हो सकते हैं तो उनके सुझाव भी लेने चाहिए, श्रेय भले ही उनको दे या ना दे। लेकिन इससे भी बड़ी जो चौंकाने वाली खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक बैठक। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जो उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, जिसका दायरा बढ़ा के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को उन्होंने बुला लिया था, जिसमें विदेश मंत्री मौजूद थे एस जयशंकर, गृह मंत्री मौजूद थे अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री मौजूद थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे, जिसमें तमाम हालातों
पर चर्चा की गई और उसके बाद ही उन्होंने कल जो है वो लोकसभा के जरिए देश की जनता को संबोधित करते हुए कई तरह की गंभीर बातें कही, बल्कि कहा तो यहां तक जा रहा है कि डराने वाली एक तरह से बातें उन्होंने कह दी। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। ये बड़ा एक चौंकाने वाली खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बैठक करके पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा और सुरक्षा हालात की समीक्षा की। इस बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद थे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद थे और थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद थे और इंडियन नेवी के जो मुखिया है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के अलावा डीआरडीओ चेयरमैन भी मौजूद थे इस बैठक में। और सेना के अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह बैठक भी कई तरह के गहरे सवाल खड़े करती है। जो मैंने शुरुआत में पूछा कि क्या इस देश पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्या इस देश में एक बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, क्योंकि ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है साथियों, वो चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गया है। यानी 4 सप्ताह से ये लड़ाई जारी है और वहीं होर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से पूरी दुनिया जो है वो ऊर्जा संकट से जूझ रही है, लगातार जूझ रही है। और भारत में हालात कैसे होते जा रहे हैं ये हम और आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम पेट्रोल, डीजल, गैस इन तमाम मामलों पर दूसरे देशों पर निर्भर है। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंकड़ों के जरिए ये बताया कि पहले हम कितने देशों से अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करते थे, अब कितने देशों से अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल तो वही है कि आप सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल और गैस जो है वो कौन से देश से आयात करते हैं। आपकी विदेश नीति, व्यापारिक नीति, आर्थिक नीति, रक्षा नीति, इन तमाम नीति पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने चलिए 3 सप्ताह बाद ही एक तरह से मान तो लिया। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़कर बयान तो दिया, लेकिन उनका बयान हालात को बताने से ज्यादा इस देश को डराने वाला बयान था। वो अपने 11-12 साल की उपलब्धियां तो गिनाते रहे, 25 मिनट का उन्होंने भाषण दिया। हालांकि 25 मिनट का ये भाषण देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देश इस समय उनकी उपलब्धियां सुनने के लिए तैयार नहीं था। जो गैस की लाइन में लगे हुए हैं, जिनको आने वाला संकट और ज्यादा डरा रहा है, इस देश के मुखिया के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो विजन सामने रखना चाहिए जिसके जरिए वो देश की जनता को बताते कि उनके संकटों को वो कैसे कम करने वाले हैं। लेकिन वो 11 साल की आर्थिक तरक्की, उन्नति, प्रगति, एथेनॉल और मेट्रो, पता नहीं किस किस चीज का गुणगान करते हुए नजर आए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, उन्होंने कोरोना का जिक्र कर दिया, पूरे देश को एकजुट रहने की बात कहती थी। यानी वो सीधे सीधे इस देश की जनता को उन्होंने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि भैया हालात कोरोना जैसे भयावह हो सकते हैं और आप अपनी तैयारी करके रखिए। कई बातों पर ऐसा लगा कि भैया पल्ला झाड़ते हुए एक तरह से वो नजर आए, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय, ये देश में जितने पेट्रोल पंप है या जितने गैस की एजेंसी है वो राज्य सरकारों के अधीन नहीं आती, वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। और ये बताया गया, उन्होंने कहा कि भैया कुछ लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, कालाबाजारी कर सकते हैं, राज्य सरकारों को इस पर सचेत रहना चाहिए और त्वरित गति से कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल तो ये उठता है कि किसी व्यक्ति ने गैस बुक कराया, गाजियाबाद का किस्सा बता दूं मैं, कई दिनों तक गैस नहीं आता। ये सुनिश्चित करना तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की जिम्मेदारी है ना। कालाबाजारी का स्रोत क्या होगा? वो गैस एजेंसी ही होगी। गैस एजेंसी की मिलीभगत के बिना कालाबाजारी नहीं हो सकती है। जितने लोग बुकिंग करवा रहे हैं, अगर उन सबको समय पर सही तरीके से अगर गैस की डिलीवरी कर दी जाए तो कहां से कालाबाजारी होगी? अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राज्य सरकारों पर वो जिम्मेदारी टालते हुए नजर आए। मैं तो फिर इस वीडियो के माध्यम से अपील करूंगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि वो पेट्रोलियम मंत्रालय तमाम एजेंसी को ये निर्देश दे कि वो डेली के आधार पर उनको ये बताए कि कितनी बुकिंग हुई और उस बुकिंग में से कितनी डिलीवरी हुई और कितने गैस सिलेंडर गलत तरीकों से इधर उधर करके ब्लैक मार्केट में बेचे गए। इन तमाम चीजों की जानकारी वो सुनिश्चित करे और उन गैस एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करे। राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ने की बजाय, मुख्यमंत्रियों पर जिम्मेदारी फोड़ने की बजाय नरेंद्र मोदी साहब को अपने मंत्री की जिम्मेदारी भी कम से कम तय करनी चाहिए। अब दुनिया की बात करते हैं। जिस तरह से
ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर पलटवार करके बुरी तरह से उनको फंसा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बीच बचाव का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए नजर आए और उनका एक बयान आया कि उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया है, क्योंकि ईरान के साथ बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तो उनका एक बयान आया कि उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि 5 दिनों तक ईरान पर कोई हमला न किया जाए। उसके कुछ ही घंटों बाद ईरान की तरफ से बयान आ गया कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही है, ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। कई तरह की शर्तें ईरान की तरफ से निकल कर आई और उसके बाद सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि भैया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसलिए झूठ बोल रहे हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की यानी ऊर्जा की कीमत जो है वो कम हो जाए। फिर ये सवाल जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो कहते नजर आए कि नहीं नहीं, ईरान में जो खामेनेई है सुप्रीम लीडर, उनसे नहीं बात हो रही है, एक और वरिष्ठ नेता से बात हो रही है और अपने दोनों सहयोगियों का नाम ले लिया कि भैया वो बात कर रहे हैं। अब ईरान की सरकार से आप बात नहीं करोगे, ईरान की सेना से बात नहीं करोगे, ईरान के सुप्रीम लीडर से बात नहीं करोगे, ईरान के राष्ट्रपति से बात नहीं करोगे, तो फिर किससे बात करोगे? और जिससे बात होगी उससे क्या हासिल करोगे? क्या ईरान में आप तख्ता पलट करने जा रहे हो? और फिर और ज्यादा फंसते हुए नजर आए। मैंने कहा ना कि ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस लड़ाई को 2020 का क्रिकेट मैच बना दिया है। जब वो और ज्यादा फंसते हुए नजर आए तो फिर उन्होंने उसका ठीकरा अपने ही रक्षा मंत्री पर एक तरह से फोड़ दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और हमारे यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदारियां दूसरों पर टालने जा रहे हैं। तो एक बड़े संकट की आहट साफ साफ सुनाई देने लगी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार को जो करना चाहिए था समय रहते, सरकार ने वो नहीं किया। ढिंडोरा पीटने का समय नहीं है, गुणगान करने का समय नहीं है। कोरोना के टाइम में इस देश में जो हुआ वो इस देश की सरकारों की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी, कोई माने या न माने, लेकिन हम, आप और इस देश की तमाम जनता इस बात को मानती है। कोरोना का डर दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं छुड़ाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से पिंड नहीं छुड़ाना चाहिए। और क्या काम है उनके पास? जब ये संकट की स्थिति में ये देश फंसा हुआ है, एक मामूली सा पेट्रोलियम मंत्रालय उनसे नहीं संभल पा रहा है, उनकी अपनी गैस एजेंसियां उनसे नहीं संभल पा रही है, तो फिर वो उस पूरे देश को संभालने का दावा कैसे करते हैं? चुनाव में आप व्यस्त रहिए, 24 घंटे सातों दिन आप चुनाव की बात करते रहिए, बीच में 1-1.5 घंटे निकाल लीजिए, उसका मैकेनिज्म अगर आप बना लेंगे तो ये गैस सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं हो पाएगी। और हालांकि उस खबर को खारिज कर दिया गया भैया कि 14.2 किलो के सिलेंडर में जो है वो 10 किलो गैस नहीं भरी जाएगी, लेकिन इस तरह के बेतुके प्रस्ताव आते क्यों हैं? और इस तरह के बेतुके प्रस्ताव देने वाले अधिकारियों को आप घर क्यों नहीं बिठा देते हैं? ये बात भी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर सोचना चाहिए। तो इस स्टोरी में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।